हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इट्स गोल्स, कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके गोल्स क्या थे और वास्तव में फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, क्योंकि ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। हमारे ह्यूमन राइट्स में बहुत बड़ा चेंज आया था आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं समझना, कहाँ कब कैसे क्या होता है। तो इसका पीरियड रहता है 1789 से 1799, यानी कि ये आप देख सकते हैं 10 ईयर्स इसका पीरियड रहा। और लोकेशन फ्रांस थी, इसीलिए इसका नाम फ्रांस रिवॉल्यूशन है। ओके, फ्रांस रिवॉल्यूशन जो है वो बहुत ही रेडिकल मूवमेंट है। रेडिकल का मतलब होता है यानी कट्टरपंथी आंदोलन, दैट ओवरथ्रू द एब्सोल्यूट मोनार्की। इस फ्रांस रिवॉल्यूशन ने क्या किया था, ऐसी सत्ता जो कि बहुत निरंकुश या एब्सोल्यूट थी, ठीक है, उनको चैलेंज किया और उनको उखाड़ कर फेंक दिया, ओवरथ्रू कर दिया। चैलेंज द फेडरल सिस्टम, वहाँ का जो फ्रांस का सामंत प्रथा थी उसको चैलेंज, चुनौती दी। एंड लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक लोकतंत्र के लिए नींव रखी गई थी। उस समय यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात उठने लगी थी। कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या कारण रहे थे वो समझते हैं। सबसे पहले आता है सोशल इनइक्वालिटी, यानी ईस्टेट सिस्टम। क्या है सामाजिक असमानताएं। ये जो ईस्टेट सिस्टम आप देख पा रहे हैं ना, ये एक कारण था, एक वे था, एक तरीका था जिससे क्या किया जाता था, लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता था। जिससे क्या होता, सोसाइटी डिफरेंट ग्रुप्स में बंट जाती थी, उनके बर्थ के आधार पर, उनके ट्रेडिशन, परंपराओं, कानूनों के आधार पर। और ये एक बहुत पुराने समय से मिडीवियल यूरोप से चली आ रही प्रथा थी। फ्रांस सोसाइटी इसके वजह से अनइक्वलिटी फेस करती है, यानी सामाजिक असमानताएं देखने को मिलती है। फर्स्ट स्टेट क्या होता है, यानी क्लर्जी, जिसमें प्रिविलेज्ड लोग रहते हैं, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा प्रिस्ट होते हैं, रिलीजियस धर्म के पंडित वगैरह इसमें रहते हैं। सेकेंड स्टेट्स के अंदर नोबिलिटी प्रिविलेज्ड लोग रहते हैं, यानी रिच एंड पावरफुल पीपल लाइक किंग्स, नोबल्स, ये सब इसमें आते हैं। और थर्ड स्टेट होते हैं कॉमनर, जो नॉर्मल कॉमन पीपल। 98% ऑफ द जनसंख्या, जो पॉपुलेशन की 98% लोग इसमें आते थे। ये लोग सब पेड ऑल द टैक्सेस बट हैड नो प्रिविलेज। ये लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते थे, लेकिन इनके पास कोई भी प्रिविलेज नहीं थी, कोई सुविधाएं नहीं मिलती थी। ऑर्डिनरी पीपल थे, इसमें आते थे लाइक फार्मर्स, ओके, और कौन थे, वर्कर्स और ट्रेडर्स, ये लोग इसमें आते थे और बहुत ज़्यादा इनकी स्थिति खराब थी। अब फिर फ्रांस के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, यानी आर्थिक जो क्राइसिस, आपदाएं आ जाती है। उससे क्या होता है, हैवी डेप्ट, यानी बहुत उधार बढ़ जाता है फ्रॉम वार्स वगैरह, युद्ध होते हैं, उससे क्या है, हैवी डेप्ट हो जाते हैं। स्पेशली द अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जब अमेरिका वार होता है, अमेरिकन वार होता है स्वतंत्रता के लिए, उसके अंदर यहाँ पे फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्ट यानी कर्ज बढ़ जाता है। लेविश स्पेंडिंग बाय किंग लुइस, और जो किंग लुइस है, जो 16वें राजा लुई थे और रानी मार एंटोनेट थी, वो उनकी जीवन शैली कैसी थी गाइस, बहुत लेविश लाइफ जी रहे थे, लग्जीरियस लाइफ जिसे कहते हैं ना। तो इनके वजह से मतलब मोस्ट पीपल तो पुअर थे और ये लोगों की लाइफ बहुत लग्जीरियस थी इन दोनों की। तो इसके वजह से रॉयल प्लेसेस, वर्सेटाइल, वॉज एक्सट्रीमली ग्रैंड। इनके जो महल वहल थे वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड रहते थे, और जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा, और ये बहुत एक्सपेंसिव जीवन जी रहे थे। फूड शॉर्टेज पड़ गई थी फ्रांस के अंदर, बहुत खाने की कमी आ गई थी। जो ब्रेड होती है, नॉर्मल ब्रेड होती है, रोटी होती है, उसकी प्राइस बहुत बढ़ गई थी। एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी देखने को मिली, खतरनाक तरीके से चारों ओर गरीबी ही गरीबी थी। फिर आता है इंटाइटलमेंट आइडियाज़ आते हैं, जागृति के कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं, लाइक थिंकर रूसो जो हैं, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू, ये तीनों थिंकर जो हैं लोगों को इंस्पायर करते हैं कि आप अपनी डिमांड तो उठाओ, कम से कम आप डिमांड करो इक्वालिटी की, समानता की, लिबर्टी की, स्वतंत्रता की, रूल ऑफ लॉ की डिमांड करो, पॉपुलर सॉवेरेनिटी, आपको संप्रभुता मिले, उस चीज़ की डिमांड करो। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, ये लोगों में जागृति चेतना लेकर आते हैं। वीक मोनार्की देखने को मिलती है, जो राजा महाराजा थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे, ठीक है। किंग लुइस जो 16वें किंग थे वो वाज सीन एज इनफेक्टिव एंड इनडिसिसिव, ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अपनी लग्जीरियस लाइफ जीने में ही व्यस्त थे, लोगों की इनको कंसर्न नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा इनफेक्टिव, ये दक्ष नहीं थे, शासन करने में अच्छे नहीं थे। तो जो मोनार्की थी, जो राजा महाराजाओं का जो शासन होता है, जो सत्ता होती है, वो रिफ्यूज टू रिफॉर्म द फेडरल टैक्स सिस्टम,
उसने क्या किया, मना कर दिया कि हम कोई सुधार नहीं लाएंगे, फेड्यूल्ड सामंतों के कर प्रणाली या सिस्टम के अंदर कोई सुधार नहीं लाया गया, मना कर दिया गया। तो इसके वजह से लोगों में और ज़्यादा कारण हो गया कि रिवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा। अब की इवेंट्स देखते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या क्या इवेंट्स होती हैं। तो सबसे पहला इवेंट है मीटिंग ऑफ द ईस्टेट जनरल। मई 1789 को मीटिंग होती है नॉर्मल ईस्टेट लोगों की जनरल्स के साथ, यानी कॉल टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल क्राइसिस। और ये मीटिंग क्यों बुलाई जाती है, ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस जो आई है फ्रांस के अंदर उसको रिजॉल्व किया जा सके, खत्म किया जा सके। द थर्ड स्टेट, मैंने आपको 3 क्लासेस बताई थी। थर्ड स्टेट में आते हैं नॉर्मल लोग, वो क्या करते हैं, ब्रॉक अवे एंड डिक्लेयर देमसेल्फ द नेशनल असेंबली। अब वो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल। अब होता है स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल। इसमें क्या होता है, जो फ्रेंच है पेरिस के अंदर ये स्टार्ट हो जाता है 14 जुलाई को 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर। ये एक ऐसी घटना है जिसमें क्या होता है, जो बेस्ली है वो एक बिग जेल है, यानी कि बड़ी जेल हुआ करती थी फ्रांस में, जो कि सिंबल थी कि किंग की पावर की सिंबल हुआ करती थी, ठीक है। पीपल जो है वो एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बहुत, क्योंकि वो भूखे होते हैं, हंगरी होते हैं, पुअर गरीब होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये राजा तो हमारी कोई हेल्प कर नहीं रहा है। तो उसके वजह से वो जो है बहुत गुस्से में आके वो सोचते हैं कि राजा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, सोल्जर्स को भेजेगा, वो हम पे गन और पावर पॉइंट्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, करने दो। तो वो लोग मिलकर क्या करते हैं, उस जेल के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से जो है मतलब वो चले जाते हैं जेल में, और वहाँ से एक गन वगैरह, क्योंकि वो एक जेल थी और उधर में बहुत सारे मतलब अटैक की सामान वगैरह भी, वेपन्स भी पड़े थे, उन सब चीज़ों को तोड़ देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, वेपन्स वहाँ से उठा लेते हैं, जेल को तोड़ देते हैं। और इतना सारा बहुत गुस्सा होता है लोगों में, और पीपल वहाँ पर ये दिखाना चाहते थे कि हम फाइट के लिए रेडी हैं। और ये रिवोल्यूशन एक तरह से क्रांति देखने को मिली थी उस टाइम। ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो बड़े रॉयल प्रिजन को, जो शाही जेल है, उसको तोड़ देते हैं और किंग के अगेंस्ट, क्योंकि किंग का जो रूल था वो उसको अनफेयर डिक्लेयर करके वो चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो सिंबॉलिक इवेंट था ये बहुत ही ज़्यादा। फ्रांस के अंदर रिवोल्यूशनरीज ने अटैक की थी रॉयल प्रिजन को और स्टार्ट किया था रिवोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन अगस्त 1789 में, उसी दौरान क्या होता है कि हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट, ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट लाया जाता है, जो कि प्रोक्लेम किया जाता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ बताया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लिबर्टी। जब ये ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट आता है तो रियल में लोगों को रहता है कि हाँ डिक्लेयर हो गई थी लोगों की राइट सिटीजन्स की। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग एंड क्वीन, अब इन्हें जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है, आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है कि व्हाट इज़ गिलोटिन। ये एक मशीन होती है जो जिससे तुरंत सर कुचल दिया जाता है। तो इसी के साथ जो किंग और क्वीन थे दोनों को जो है मार दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है इस टाइम, ओके। तो ये आता है किंग ऑफ द क्वीन का, दोनों का एक तरह से गिलोटिन कर दिया जाता है। फिर आता है रिगेन ऑफ टेरर 1793-1794 में क्या होता है, लेड बाय द रॉबेस्पियर, थाउजेंड्स वर एक्सिक्यूटेड इनेमीज ऑफ द रिवोल्यूशन। इस समय होता है ऐसा है कि जो राजा और रानी दोनों को मार दिया जाता है, तो वहाँ पे टेरर का माहौल होता है और थाउजेंड्स वर एग्जीक्यूटेड। एनिमीज़ जो होते हैं, दुश्मन जो होते हैं, जो रिवोल्यूशन के दुश्मन होते हैं, मतलब एनिमीज़ ऑफ द रिवोल्यूशन, उनको बहुत ज़्यादा तरीके से एक हम कहते हैं ना जेनोसाइड टाइप का हो जाता है। और एक बहुत ही भयावह है, वी कैन से दैट, बहुत ही मतलब बहुत सारे पीपल मरते हैं नॉट सपोर्टिंग द रिवोल्यूशन। जो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं क्रांति को वो लोग मारे जाते हैं, और जो लोग सपोर्ट करते हैं वो बच जाते हैं। जो रिवोल्यूशन होता है इसके अंदर एक वेरी वॉयलेंट, इसे कहा जाता है हिंसक, बहुत वॉयलेंट होता है ये पीरियड, जो 1 साल का ये जो पीरियड होता है बहुत वॉयलेंट। अब क्या होता है, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है, ठीक है। इनके नेतृत्व के अंदर द रिवोल्यूशन एंडेड व्हेन नेपोलियन सीज्ड पावर थ्रू अ कप ऑफ लेटर, क्यूब से मतलब एक कुछ समूह से पावर ले ली जाती है, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ एम्पीयर। अब वहाँ पे जो नेपोलियन बोनापार्ट है खुद को जो है सम्राट डिक्लेयर कर देता है और सारी पावर्स छीन लेता है उन लोगों से क्यूब से,
तब वहाँ पर जो है रिवॉल्यूशन ख़त्म होता है, वहाँ पे राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट होता है। तो हमने ब्रीफ में समझा कि ये घटनाएं घटी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम। गोल्स क्या थे अब हम समझेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के उद्देश्य क्या थे जिससे हमारी राइट्स आती हैं। तो द रिवॉल्यूशन वाज गाइडेड बाय द आइडियल्स। ये जो रिवॉल्यूशन है, ये जो क्रांति है, ये 3 आइडियल्स से गाइड थी। बहुत इन्हें दिशा निर्देशित कैसे मिल रही थी, 3 तरीकों की बातों से। पहली है, ये देखिए फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लिबर्टी, इगलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसको हम देखें, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो लिबर्टी मतलब होता क्या है, वहाँ पे लोगों को बहुत लिबर्टी चाहिए थी, स्वतंत्रता चाहिए थी। फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशंस, आप किसी पर दमनकारी नेचर नहीं रख सकते हैं। ऑपरेशन, अगर आपको उत्पीड़ित किया जा रहा है तो आर्बिटरी रूल के खिलाफ आप स्वतंत्र हो जाइए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिविल लिबर्टीज, नागरिक समाज में कुछ सिविल लिबर्टीज चाहिए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ अनलॉफुल अरेस्ट। आपको कोई ऐसे बिना कानून के अरेस्ट नहीं कर सकता है। फिर आती है इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी में एबॉलिश ऑफ फेडरल प्रिविलेजेस, जो सामंतवादी लोग थे उनको प्रिविलेज मिल रहे थे उसको खत्म किया जाए। एंड जो क्लर्जी और नोबिलिटी लोग हैं, जो सिर्फ पैसे वाले लोगों को ही बहुत महत्वपूर्ण आप दे रहे हैं प्रिविलेजेस, सुविधाएं, वो खत्म हो। इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सभी को लॉ के अंडर, और इक्वल टैक्सेशन फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी सिर्फ और सिर्फ 3rd क्लास के स्टेट्स वाले लोगों के लिए नहीं हो टैक्सेशन पॉलिसी, सभी को टैक्स देना है, ऐसा सभी समानता आई वहाँ से, ठीक है। ये राइट्स हमें वहीं से तो इंस्पायर हैं ये सब चीज़ें। फ्रेटर्निटी होती है बंधुत्व की भावना, यानी कि अपने नेशन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी और सॉलिडरिटी, एकजुटता की भावना चाहिए थी। ब्रदरहुड अमॉन्ग सिटीजन्स, एक दूसरे के लिए भ्रातृत्व की भावना, ठीक है। एंड जस्ट बिल्ड अ गुड एंड जस्ट सोसाइटी की जिससे स्थापना हो सके। पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी पूर्ण रूप से, यानी फेमस सोवरेनिटी, पूर्ण संप्रभुता चाहिए। पावर शुड रिसाइड इन द पीपल, ऐसा माना जाता है कि पावर है ना किसी पर्टिकुलर मोनार्क के अंदर नहीं है, पावर कहाँ है, लोगों के अंदर है, ठीक है। पावर शुड रिसाइड इन द पीपल, नॉट इन द किंग्स, राजा महाराजा में नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स, कुछ इंपॉर्टेंट लोकतंत्र के आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जैसे हमारे लिए इलेक्टेड असेंबलीज होनी चाहिए और वोटिंग राइट्स होनी चाहिए थ्रू इनिशियली लिमिटेड, लेकिन उस टाइम लिमिटेड थी, लेकिन बाद में जो है इसे लिमिट किया गया था, लेकिन उस टाइम डिमांड उठी थी। सेक्युलरिज्म, यानी राष्ट्र का कोई अपना एक धर्म ना हो, स्टेट का कोई पर्टिकुलर धर्म ना हो, ठीक है। सेपरेट किया जाए चर्च और स्टेट को। पहले उस टाइम क्या था, ब्रिटेन के अंदर बहुत ज़्यादा चर्च हावी हो गया था, हर चीज़ पॉप चर्च से पूछ के की जाती थी। तो इसमें यह आया कि सेपरेशन होना चाहिए रिलीजन का पॉलिटिक्स से, यानी स्टेट का चर्च से। रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ कैथोलिक चर्चेज इन गवर्नेंस, कि अब है ना कैथोलिक चर्चेस को सिर्फ अपने रिलीजन के काम करने चाहिए, ना कि हस्तक्षेप करना चाहिए गवर्नमेंट के कोई भी काम में, नहीं करना चाहिए, कोई भी हस्तक्षेप नहीं, इंटरवेन नहीं करना चाहिए, कैथोलिक चर्चेस को नहीं करना चाहिए। कंट्रीब्यूशन क्या आता है ह्यूमन राइट्स में इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक है तो इसको अच्छे से करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसकी डिक्लेयर्ड हो जाती है मैंस के राइट, सिटीजन नागरिकों के अधिकारों की, कब होती है 1789 के अंदर हो जाती है। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर। इन्फ्लुएंस लेटर डॉक्यूमेंट, लाइक बाद में जाके ये 1948 वाले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को प्रभावित करता है। जब हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ यूडीएचआर, अब तक तो शायद आपको नाम याद हो, यूडीएचआर के कुछ आर्टिकल देखते हैं। जैसे आर्टिकल 1 कहता है ऑल मैन आर बॉर्न फ्री, सभी इक्वल मतलब फ्री जन्मते हैं और इनको सभी को इक्वल राइट्स होती है। आर्टिकल 4 लिबर्टी कंसिस्ट इन डूइंग एनीथिंग दैट गोज नॉट हार्म अदर्स, लिबर्टी तब तक ही सही है जब तक वो दूसरों को हार्म ना करे। आर्टिकल 6 है द लॉ इज एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, जो लॉ है वही है कि आप अपनी जो नॉर्मल सभी लोगों की जनरल विल है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, इन्फ्लुएंस ऑन अदर नेशंस, अब अदर नेशंस पे कैसे प्रभाव पड़ते हैं इस चीज़ के, तो इंस्पायर्ड रेवोल्यूशन, ये जो रेवोल्यूशन होता है इसने इंस्पायर्ड किया लाइक लैटिन अमेरिका के, फिर यूरोप, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को भी इंस्पायर किया और बहुत सारे रिफॉर्म्स आए आंदोलनों में, बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स देखने को मिले थे। एंड ऑफ मोनार्कियल एब्सोल्यूटिज्म देखने को मिला कि अब जो राजा का मतलब ख़त्म हो गया था, लाइक रिवोल्यूशनरी चेंज आया अगेंस्ट टिरैनी, जो निरंकुश लोग कुछ लोग शासन कर रहे थे उनके प्रति क्रांति हुई। क्रिएटेड अ लेगेसी ऑफ पीपल्स पावर, अब यहाँ पे लोगों का शासन है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रूल की स्थापना हुई। लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या थे। वायलेंट फेज था, बहुत ज़्यादा वायलेंट था, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कितने लोग मारे गए जो कि रेवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते। रेन ऑफ टेरर आप देखिए,
जो 1793 से 1904 तक का पीरियड था, बहुत ज़्यादा। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग एंड क्वीन, वुमेन एंड माइनॉरिटीज़ वर इनिशियली एक्सक्लूडेड, लेकिन वुमेन को कोई राइट्स नहीं दी गई, माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों को कोई राइट्स नहीं मिली थी। इस दौरान इतनी मांगे उठी, क्रांतियाँ हुई, फेल टू स्टैब्लिश लॉन्ग टर्म स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं आ पाई, नेपोलियन ने सारा कुछ अपने हाथ में ले लिया। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हुआ था, थोड़े ही समय के लिए डेमोक्रेसी आई थी, जब तक नेपोलियन नहीं उभरा था। कंक्लूड करते हैं आंसर को, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा वाटरशेड हम कह सकते हैं इवेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री का। इट चैलेंज द डिवाइन मोनार्की को चैलेंज किया। पहले लोग डिवाइन मानते थे, राजा को भगवान का अवतार मानते थे। फेडरलिज्म, सामंत प्रथा को खत्म किया गया। इस्टेब्लिश अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट की स्थापना हुई। इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस आई, पर कुछ ही समय के लिए। थ्रू नॉट विदाउट फ्लॉज, इट्स स्पिरिट्स कंटिन्यूज इंस्पायर मॉडर्न ह्यूमन। इसके कुछ फ्लॉज को हम नहीं देखते हुए कहते हैं कि आज भी फ्रांस रिवॉल्यूशन ने मॉडर्न डेमोक्रेसी के मूवमेंट्स को प्रभावित किया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज को अक्रॉस द ग्लोब इंट्रोड्यूस करवाया। इसी के साथ आज हमने पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बहुत ही ब्रीफ में, क्योंकि यह ह्यूमन राइट के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।